नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ की खबरें। आप अपना उत्तराखंड में देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं उत्तराखंड में 23 जनवरी 2025 को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 25 जनवरी को निकाय चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, टिकटों को लेकर लगातार हलचल तेज हो रखी है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में टिकटों को लेकर मीटिंग हुई है, जिसमें कुमाऊं मंडल के पैनल पर चर्चा हुई है। कुमाऊं मंडल के ऑब्जर्वर जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल थे। तो वहीं उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 27 और 28 दिसंबर तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। नगर निगम के नामों का पैनल हाईकमान को भेजने की तैयारी है। जैसे ही केंद्र से हरी झंडी मिलेगी, टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो टिकटों को लेकर देखिए, मंथन लगातार जारी है। उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है, खासतौर पर कुमाऊं मंडल के उम्मीदवारों पर चर्चा हो रही है। टिकट को लेकर बीजेपी ऑफिस में इस समय मीटिंग भी चल रही है। कुमाऊं मंडल के नामों पर चर्चा की जा रही है। तो जैसे ही केंद्र से इन नामों पर हरी झंडी मिलेगी, टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का रण उत्तराखंड में जारी है। नगर पालिका पंचायत घोषणा तो प्रांत स्तर से हम लोग करेंगे। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी इस बैठक में रहने वाले हैं। और जो निगम का पैनल है, वो 3 नाम का पैनल हम केंद्र को भेजेंगे। वहां पर केंद्र नेतृत्व फिर अपना सर्वे के आधार पर और कार्यकर्ताओं की राय शुमारी की उनके द्वारा भी अलग पक्ष की रहेगी। और उसके बाद वहां से भी जैसे प्रत्याशी घोषित होंगे, तो मुझे लगता है कि 28 से नामांकन, हम 27-28 के बीच में एक प्रत्याशी घोषित कर देंगे। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम समेत कुल 39 निकायों में आरक्षण रोस्टर बदलाव को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत पहले आरक्षण जारी किया और फिर आपत्तियों के बाद 39 निकायों का स्टेटस बदल दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि बावजूद इसके कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सभी सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाएगी। जो परिवर्तन किए गए हैं उसमें कई ऑब्जेक्शनेबल बातें अभी भी आ रही हैं। जैसे कुछ जगह महिला सीट को जो है चौथी बार महिला सीट कर दिया गया है। कुछ जगह अन्य चीजें की। बीजेपी ने पूरा सोच समझ के एक रणनीति के तहत अपनी सुविधा के अनुसार इस आरक्षण में परिवर्तन किए हैं, जो निश्चित ही निर्णय नहीं है। लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। और ये बढ़ते हैं, आपको बताते हैं उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। केदारनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों की तस्वीरों आप देख सकते हैं। बर्फ की वजह से पूरा मंदिर सफेद ही आपको नजर आएगा। बर्फ गिरने से धाम में मास्टर प्लान के काम प्रभावित हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई है। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ की सफेद चादर है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे हैं ITBP के जवान, जो कि मंदिर में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में इस समय आधा फीट से अधिक की बर्फबारी हुई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद में पर्यटक भी पहाड़ पहुंच रहे हैं। ओली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सुबह से यहां पर भारी संख्या में पर्यटक ओली पहुंचे हुए हैं। पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या से लोग भी खुश हैं। व्यापार करने वाले लोगों के चेहरे भी अब मुस्कुरा उठे हैं। ओली जोशीमठ सड़क पर जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। ओली जोशीमठ मोटर मार्ग पर पहाड़ी कैफे से लेकर टीवी टावर तक जाम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस जाम खुलवाने के लिए मौके पर तैनात है। पर्यटक ओली घूमने आए हैं। ओली में जमकर मस्ती की जा रही है। ओली की वो तारीफ कर रहे हैं। सैलानी कह रहे हैं कि बर्फबारी के बाद नज़ारे काफी खूबसूरत हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जन्नत में कहीं हेवन। अभी सच में माउंटेन्स कॉलिंग। खबर चमोली से, जहां पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। चमोली के डीएम ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सड़क मार्ग बंद होते ही समय पर उन्हें खोलने के निर्देश दिए गए हैं। बीआरओ ने बर्फबारी के बाद ओली जोशीमठ रोड पर बर्फ हटाने के लिए स्नो कटर भी तैनात कर दिए हैं। तो सभी विभागों को अलर्ट मोड पे रखा गया है और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी की सूचना भी प्राप्त हुई है।
और जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। फिलहाल कहीं कोई मार्ग बंद होने की या कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है। उसके अतिरिक्त जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है और पर्यटकों को भी हम निर्देशित कर रहे हैं कि वो यदि अपना वाहन लेके आ रहे हैं तो ऐसे उच्च क्षेत्रों में जाने से बचें जहां पाला अधिक पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। उधर उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री यमुनोत्री शीतकालीन प्रवास के खरसाली और मुगबा में लगातार बर्फ गिर रही है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है, जिन्हें खोलने की कोशिश जारी है। बर्फबारी के बीच में अपर सचिव उत्तरकाशी पहुंचे और उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बंद हाईवे को जल्द खोलने के निर्देश दिए गए। मशीनों के जरिए हाईवे से बर्फ को हटाने का काम जारी है। उम्मीद है कि प्रशासन की टीम जल्द ही हाईवे को खोल देगी, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। बर्फबारी होने के बाद सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। जो है माँ गंगा जी का जो है शीतकाल पट भी है, तो वहाँ पे यात्रियों जो है दर्शन करने के लिए भी काफ़ी आ सकते हैं। यहाँ पे गंगनानी में गर्म कुंड भी है, तो काफ़ी एक डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। उधर चक्राता की त्यूनी में भारी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से रोड जैम हो गए हैं। रोड पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों तो बर्फ को काटने के लिए गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन सड़कें बंद हैं और बर्फ की मोटी इस लेयर को काटने के लिए भी दिक्कत आ रही है। सड़कों को खोलने का काम जारी है। सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड में क्रिसमस से पहले बर्फबारी हुई है और सैलानी काफी खुश हैं। पर्यटन से जुड़े हुए कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। वहीं कई जगहों पर बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुकी है। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हुई है। ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। चमोली के औली में भी स्नोफॉल हुआ और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फ गिरने के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अच्छा लगा कि 25 तारीख से पहले, बड़े दिन की जो छुट्टी होती है उससे पहले, और 31 तारीख से पहले ये बर्फबारी पड़ी, तो इससे यहाँ के स्थानीय सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और जो यहाँ लोग आए हैं इनसे काफ़ी लोग प्रभावित होंगे और यहाँ पे आएंगे, जिससे जोशीमठ के लिए और औली के लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहीं उत्तरकाशी के हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित ऊंचाई वाले क्षेत्र में खूब बर्फबारी हुई। हर्षिल में बर्फबारी के बाद भव्य नजारा नजर आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ के आगोश में है। नए साल से पहले उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गया है, जिन्हें खोलने की कोशिश लगातार जारी है। बर्फबारी होने के बावजूद और इतना हाई एल्टीट्यूड में होने के बावजूद वहाँ पे काफ़ी हॉट स्प्रिंग्स रहता है, तो पर्यटकों का एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा। तो रियली जो है यहाँ पर्यटक काफ़ी लोग जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। चक्राता में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ी की चोटियां ढक चुकी हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। वहीं अचानक से हुई बर्फबारी से पर्यटक काफी खुश हैं और बर्फबारी का जमकर मजा ले रहे हैं। हालांकि बर्फ की वजह से कई जगहों पर गाड़ियों के फंसने की भी खबर आई, जिन्हें बाद में निकाल लिया गया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। जी। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी, स्नोफॉल देखी है। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है जी, और यहाँ पर देखो टूरिस्ट वाले इस तरह से एंजॉय ले रहे हैं। मौसम डेंजर हो रखा है, पूरी बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर स्नोफॉल होने से पर्यटन से जुड़े कारोबारी बेहद खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहाड़ का रुख करेंगे। पहाड़ पर स्नोफॉल के बाद मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है।
प्रशासन ने कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। और ये बढ़ते हैं आगे कोटद्वार की खबर जानिए, जहां पर कालागढ़ इलाके में सिंचाई विभाग की केंद्रीय कॉलोनी में खाली पड़े भवनों को ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से फिलहाल 72 भवनों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। रामगंगा बांध परियोजना के लिए वन विभाग से भूमि ली गई थी, जिसे अब खाली कर वापस वन विभाग को लौटाने की कवायद चल रही है। अभी कई ऐसे घर हैं जिसमें लोग रह रहे हैं, उन सभी लोगों को नोटिस भेजकर घर खाली करने की मोहलत दी गई है। देखिए, वन विभाग की जो भूमि है कालागढ़ में, उसमें जब से डैम बना था उसमें सिंचाई विभाग की जो कॉलोनी बनी थी उसमें लोग निवासरत थे। 72 आवास ऐसे हैं जो रिक्त पड़े हैं, तो जिसमें जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी जो है इसमें मीटिंग ली गई थी कालागढ़ इंक्रोचमेंट के संदर्भ में। साथ ही साथ उसमें जो हमारा फोर्स है, पर्याप्त जो है फोर्स भी रखी गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश में बार बार होने वाले चुनाव से छुटकारा मिलेगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनी जेपीसी का सदस्य बनाया गया है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा है कि देश भर में हर साल बार बार चुनाव आते हैं और खर्च होता है। ऐसे में पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को रखा है और अब जेपीसी में इस पर सुझाव और मंथन के लिए चर्चा चल रही है। बलूनी ने यह भी कहा है कि जनवरी महीने में पहली जेपीसी की बैठक होगी, जिसमें सकारात्मक चर्चा की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोचा है। और वाकई देश भर में जिस तरह से आप लोग देखते हैं, साल भर में हर साल में 3-3, 4-4 बार चुनाव होते हैं, इस सब को लेकर एक सोच हुई है और उसको संसद में रखा गया है। और संसद में ये भी तय हुआ कि उसमें जेपीसी बनेगी, उसमें जेपीसी का मैं सदस्य भी हूँ। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस प्रकार से अभी मेरे को लगता है कि जनवरी के महीने में जेपीसी की मीटिंगें शुरू होगी और फिर आगे किस तरह से बढ़ेगा आप लोगों को उससे समय समय पर हम लोग अवगत भी कराएंगे। जब अगली बार आएंगे तब तक मीटिंग भी हो चुकी होगी। और देखिए, आने वाले दिनों में ऋषिकेश पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 1800 करोड़ रुपए का फंड दिया है। ऋषिकेश मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में पर्यटन योजनाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि कार्य योजनाओं को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें नए घाट, आस्था पथ, वेडिंग जोन और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 3 सेक्टर्स में काम होना है, जिसमें पहले सेक्टर में 450 करोड़ का काम होना है। इसमें फ्लड प्रोटेक्शन है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू घाट्स यानी नए घाट उसमें बनने हैं, और इसके अलावा हमारे यहाँ डेवलपमेंट जो आस्था पथ का होना है। दूसरे सेक्टर में हम लोग जो है ग्रीन स्पेसेस का है, क्लॉक रूम का है, वेटिंग एरियाज है और वेंडिंग रूम्स है। ये सारे काम वेंडिंग जोन्स है, ये दूसरे सेक्टर में होना। साथ में पौड़ी में रोजगार की तलाश में जिन युवाओं ने पलायन किया था, उनमें से कई ने रिवर्स पलायन की राह चुना और गांव के साथ अपनी भी तकदीर बदल दी। रिपोर्ट देखिए। पौड़ी जिले में पलायन के कारण कई घरों में ताले जरूर लटके, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन कर अपनी और अपने गांव की दशा बदल डाली। 2018 के बाद पौड़ी जिले में केवल 3 गांव ही पूरी तरह वीरान हुए, जबकि रिवर्स माइग्रेशन के कारण पौड़ी जिले के 5 ऐसे वीरान गांव दोबारा से आबाद हो गए। अधिकतर युवाओं ने वीरान होते अपने गांव में लौटकर स्वरोजगार की राह को चुना और सरकार की योजनाओं का फायदा उठाकर बाहर जाने वाले युवाओं को भी रोक लिया।
अब जाके हमारा जो कोविड के बाद अगर हम बोलें कि 2-3 साल में अब जाके हम थोड़ा एक पेस पकड़ रहे हैं। तो उसके ही फिर हमने हमारे पहले होम स्टे में 4 रूम्स थे, अब हमने धीरे धीरे करके हमने उसको 4 और रूम्स करके टोटल 8 रूम्स की अब हमने उसमें प्रॉपर्टी बना ली है। बहुत अच्छी खबर ये भी है कि 398 गांव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें लोग अन्य गांवों के लोग आकर के बसे हैं। 398 गांव ऐसे हैं जिनमें पौड़ी के 5 गांव ऐसे हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट के 5 गांव हैं जिनमें लोग जो है बाहर से लोग आकर के बसे हैं। रिवर्स माइग्रेशन ने ऐसे ही कई अन्य युवाओं की जिंदगी को भी संवारा है। दिल्ली से डॉक्टरी छोड़ अपने गांव में लौटी सविता ने कीवी बागवानी के साथ एप्पल मिशन योजना से जुड़कर सेब की बागवानी की है। वहीं रविंद्र ने मत्स्य पालन कर युवाओं को एक नई राह दिखाई। सर 2018 में मैं यहाँ आ गई थी, तो शुरू में तो ये सारा कुछ बनवाया मैंने, सब कुछ करवाया यहाँ पे लैंड वगैरह ना, फिर पॉली हाउस वगैरह बनवाए, फिर एप्पल मिशन लिया, तो इसमें सरकार का भी काफ़ी योगदान मिला मुझे। शुरुआत तो चलिए मैंने की यहाँ पे आके और सारा काम करवाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सब्सिडी वगैरह है इन सब चीज़ों में, तो मैंने तब सरकार की भी हेल्प ली। मैंने अभी 3 तालाब और अभी मेरे पास 7 टैंक हैं सर, बायोफ्लो टैंक है, जिसमें कि मैं और आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ, जिसमें 5-6 तालाब और बनवाना चाहता हूँ। और जिसमें कि सर मैं प्रति वर्ष फर्स्ट ईयर मैंने जब स्टार्ट किया था उस समय 2 क्विंटल का प्रोडक्शन किया था। पहाड़ी क्षेत्र में पलायन सबसे बड़ी समस्या बनकर उभरा है, लेकिन रिवर्स पलायन कर लौटे युवाओं ने ये साबित किया है कि बाहरी शहरों के बजाय अपने गांव में ही रोजगार के अवसर तलाशे जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। वेलकम बैक। खबर टिहरी से, जहां पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर दिखौल गांव के ग्रामीण को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। जी हां, गांव वालों का कहना है कि साल 2020 में गांव की जमीन को डंपिंग जोन के लिए लिया गया था और उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। एक परिवार का मकान क्षतिग्रस्त भी हो गया था। प्रभावित परिवार करीब 1 साल से बारात घर में रहने को मजबूर है। लेकिन इस मामले पर अब देखिए, डीएम ने कहा है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ऑल वेदर रोड के कारण इन्होंने जो रोड काटी उस पे पुश्ता नहीं लगाया, जो पानी निकलता है उसकी निकासी उन्होंने की नहीं है, वैसी पुश्ता चढ़ा दिया, फिर वो धंस गया पूरा, हमारे घर पे पूरा पानी निकल गया। 1 साल से हम बारात घर में रह रहे हैं। ग्राम सभा की जमीन डंपिंग जोन के लिए ली गई थी 2020 में। 2020 से आज 2025 हो गई, अब तक कोई भी क्लेम इस बीआरओ ने एनएच ने नहीं दिया हमारी ग्राम सभा। तो कुछ मकान है, साथ ही कुछ मुआवजे का भी मैटर है जो कि एनएच के टाइम से कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो इसमें अपर जिलाधिकारी और जो एसएलए ऑफिस है उनको बताया गया है कि तत्काल पत्रावली चेक कर लें, अगर कोई भी मुआवजा पेंडिंग है तो उसको वितरित करें। उत्तराखंड में होने जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को जन उत्सव की तरह मनाने और खेलों को प्रदेश की जनता से जोड़ने के लिए 26 दिसंबर से प्रदेश में मशाल यात्रा शुरू की जा रही है। हल्द्वानी से शुरू होकर यात्रा प्रदेश के सभी जिलों को कवर करेगी और 27 जनवरी को देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में पहुंचेगी, जिसके ठीक एक दिन के बाद यानी कि 28 जनवरी को प्रदेश में नेशनल गेम्स शुरू हो जाएंगे। हम लोगों ने अपने स्तर पर डीएसओ, डीओ, पीआरडी को समझा दिया है कैसे काम होना है, कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक माहौल पैदा होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जन मन का ये प्रोग्राम हो, तो वैसे ही जन मन के प्रोग्राम के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। जहां भी व्यक्ति जाएगा वो खेलों के विषय में सोचे। पिथौरागढ़ से खबर, जहां पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग में भारत का क्यूबा कहा जाता है। जी हां, यहां से एक नहीं बल्कि दर्जनों इंटरनेशनल बॉक्सर्स ने देश दुनिया में पहचान बनाई है। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग की मेजबानी मिलना पिथौरागढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस पर रिपोर्ट देखिए। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ का कोई सानी नहीं है। यहाँ के सैकड़ों बॉक्सर्स ने नेशनल के साथ ही इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। कैप्टन हरि सिंह थापा को पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1950 में जो अलख जगाई वो यहाँ के युवाओं में आज भी जल रही है। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय खेलों में जिले को पहली बार मेजबानी मिली है।
जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें संज्ञान लिया। साथ ही साथ हमारी खेल मंत्री मैडम की जब विजिट थी उसमें भी जब स्थानीय लोगों को ये इंश्योरेंस दिया गया कि हाँ राष्ट्रीय खेलों की जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है वो पिथौरागढ़ में कराई जाएगी। बीते एक दशक में यहाँ की लड़कियों ने भी बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया। निवेदिता, निकिता, दीपा, कमला, बबीता, काजल और खुशी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अब तक खुद को देश के साथ ही दुनिया की बॉक्सिंग में भी स्थापित कर लिया। बेहतर मुक्केबाज तैयार करने के लिए पिथौरागढ़ में 6 कैंप्स साल भर चलते हैं। फिलहाल यहाँ के मुक्केबाजों को अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग की मेजबानी नई पीढ़ी के बॉक्सर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पिथौरागढ़ बॉक्सरों का गढ़ रहा है। यहाँ से करीब 15-20 हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के बॉक्सर हैं और ये मेजबानी मिलने से नेशनल गेम की हमारे आने वाले बहुत सी जो पीढ़ी बॉक्सर्स जो खिलाड़ी हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। पिथौरागढ़ के बॉक्सर्स जिस तर्ज पर बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कई उम्मीदें बंधी हैं। साथ ही यहाँ के बॉक्सर्स ने जिस तरीके से अपने इतिहास को आगे बढ़ाया उससे साबित होता है कि खेल के प्रति जुनून युवाओं के लिए कई रास्ते खोलता है। अब जब नेशनल गेम्स में देश भर के मुक्केबाज यहाँ जुटेंगे तो ये तय है कि कईयों की राह आसान होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और ये इस वक्त की खबर आपको बताते हैं मसूरी में उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती के मौके पर मसूरी वासियों ने उन्हें याद किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में स्वर्गीय बडोनी की भूमिका बहुत बड़ी रही है। अब देखिए इस अवसर पर सांस्कृतिक रैली निकाली गई है। उत्तराखंड गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया है। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।